145 145 द्रव्यों पर गंगाधर राय की टीका है। गंगाधर राय 145 द्रव्यों पर टीका है। ठीक है, याद रखना है। तो गंगाधर राय ने और ज्यादा द्रव्यों पर टीका की है चक्रपाणी से भी। और 76 ऐसे द्रव्य हैं जिस पर दोनों ने टीकाएं की हैं, यानी चक्रपाणी ने भी लिखा है उन पर और गंगाधर ने भी, कॉमन द्रव्य हो गए 76। तो 92 चक्रपाणी, 145 गंगाधर राय, और 76 जिस पर दोनों ने टीका लिखी है। यही लिख रहे हैं कि सुश्रुत सूत्र 38, वहां पे क्या है, द्रव्य संग्रहणी अध्याय चैप्टर का नाम है, वहां 37 गणों का उल्लेख है। अब इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आपको इतना याद रखना है कि सुश्रुत ने गणों का उल्लेख किया है। वो कितने गण हैं? 37। वहां महाकषाय नहीं है, वहां गण वर्ण आया है। तो 37 गणों का उल्लेख है। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे बेटा, ज्वाइन करते हैं जब। तो द्रव्य संग्रहणी अध्याय में 37 गणों का उल्लेख किया, प्रत्येक गण का नाम मुख्य द्रव्य के आधार पे है। तो चरक में तो आपने देखा दो तरह से डिवीजन था, एक यहाँ चैप्टर 4 में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण है, और आगे चल के सूत्र स्थान में 27 में आप देखोगे वहां पे द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण है। जबकि सुश्रुत में जो है वर्गीकरण, वो कैसे किया, मेन द्रव्य के नाम पे। ठीक है, तो जो भी इनको लगता है कि भाई ये मेजर द्रव्य है तो उसका नाम रख दिया, जैसे मान लो काकोल्याधिकरण या विदारी गंधाधिकरण, जो भी जो मेन द्रव्य है उसके नाम पे। आगे देखिए, प्रत्येक गण में द्रव्यों की संख्या अनिश्चित है। चरक की तरह फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो किया कि 10 द्रव्य रखे हो, नहीं। कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं 5 भी हैं, कहीं 25 भी हैं, 25 तो नहीं है, कहीं 5, कहीं 12, कहीं 8, ऐसा अलग अलग है। तो कुल 37 गण है चैप्टर नंबर 38 के अंदर। उन 37 गणों में 9 गण है वात को हरने वाले, 11 पित्त को हरने वाले और 17 कफ को हरने वाले। याद कैसे रखोगे? वात पित्त कफ बढ़ते हुए क्रम में है, 9 11 17 ओड नंबर्स है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि 9 11 और 13 लगा दो आंसर कहीं, तो 9 11 और 17 है। वात पित्त और कफ को हरने वाले 9 11 और 17। इनके जो कुल द्रव्य हैं उनकी संख्या 290 है, 290 द्रव्य हैं टोटल। डलहर ने, जो इनके प्रमुख टीकाकार हैं, उन्होंने 218 द्रव्यों पर टीका की है। आपका मन हो लिखने का तो यही लिख सकते हो, इनकी टीका का नाम है निबंध संग्रह। वो भी इसी तरह फेमस है जैसे चरक की आयुर्वेद दीपिका। तो निबंध संग्रह टीका लिखी है डलहर ने, सबसे फेमस टीका है सुश्रुत की। तो उसमें 218 द्रव्यों के ऊपर टीका लिखी गई है 290 में से। ठीक है, सुश्रुत ने द्रव्यों के कुल प्रभाव 81 बताए हैं, नंबर याद रखोगे, 81 प्रभाव का उल्लेख है। तो वात पित्त कफ को हरने वाले 9 11 17 गण, कुल 37 गणों में से। कुल द्रव्यों की संख्या 290, डलहन की टीका 218 द्रव्यों पर, कुल प्रभाव 81 है। नेक्स्ट देख लोगे यष्टि मधु, इसका उल्लेख 7 बार। बाकी चंदन चरक में भी 6 बार था, आपको ध्यान अगर आ रहा हो तो। यष्टि मधु ही याद रखना है, ठीक, 11 चरक और 7 बार सुश्रुत। नेक्स्ट आ जाओगे, अगला ही जो चैप्टर है इनका 38 के बाद 39, उसके अंदर कुल 7 वर्गों का उल्लेख है। कौन से 7 वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं जो संशोधन कराते हैं और 3 वर्ग हैं जो संशमन कराते हैं। तो संशोधन वाले 4, ऊर्ध्वभागहर मतलब वमन, अधोभागहर विरेचन, उभयतोभागहर दोनों काम करने वाले, और शिरोविरेचन कराने वाले। और 3 संशमन वाले हैं, तो वात पित्त और कफ का संशमन करने वाले। ठीक, तो अगले चैप्टर के अंदर वर्गों का उल्लेख है, गणों का नहीं है। याद रखना, पिछले चैप्टर में गण थे 37, अब की बार वर्ग है कितने? 7। नेक्स्ट आ जाइए, अब वाग्भट की बात है। तो वाग्भट में भी पहले संग्रह की बात करेंगे फिर हृदय की बात करेंगे। तो संग्रह में कह रहे हैं 3 चैप्टर है ये, सूत्र 14, सूत्र 15 और सूत्र 16 अगर देख रहे हो तो। तो सूत्र 14 के अंदर 5 शोधन आदि गण संग्रह, उनका उल्लेख है। अगला चैप्टर जो है 15, उसमें सर ये लैग 45। हो रहा है बार बार और स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। हेलो हाँ सूरज, आपके बेटा सिग्नल वीक आ रहे हैं मुझे लग सर। रहा है। हाँ सिग्नल आपके वीक हैं बेटा, इसलिए हो रहा है। एक बार ना फोन को बंद करके दोबारा ऑन कर लो, तो सिग्नल प्रॉपर हो जाएंगे, तो मैं भी देख पाओगे। बाकी सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। हम्म, ठीक है बेटा। अगर नहीं दिख रहा है तो सिग्नल वीक होते हैं, तभी ऐसा होता है जब आपके साइड सिग्नल ना आए किसी भी। तो हम बात कर रहे थे कि अष्टांग संग्रह में 3 चैप्टर हैं, 14 15 16 लगातार। तो 14 नंबर चैप्टर के अंदर 5 शोधन आदि गण संग्रह हैं, 15वें चैप्टर के अंदर 45 महाकषाय हैं, और 16 नंबर चैप्टर के अंदर 25 गण है। तो याद रखने की बात क्या है, देखो बाकी सवाल नहीं पूछता, सवाल पूछ सकता है कि संग्रह में कुल कितने महाकषाय हैं। जैसे चरक में महाकषाय थे 50, यहाँ 50 नहीं है, यहाँ कितने? 45। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने गणों का भी उल्लेख किया अलग से 16 नंबर चैप्टर के अंदर। तो वहां 25 गण दिए हैं, 25 25। सुश्रुत में 37 थे। तो
इस पे तो सवाल नहीं पूछता, हमने देखा गण वाला यहाँ पे। लेकिन ये महाकषाय वाला याद रखेंगे, हल्का सा गाइड्स में क्वेश्चन है इसके ऊपर। 45 महाकषाय है, 50 नहीं है। अगली अगर हम बात करें अष्टांग हृदय की, तो उन्होंने सूत्र 15 के अंदर 33 गण का उल्लेख किया है। इस पे आता है सवाल, वाग्भट के सवाल आता है, और रियल में ये पूछता है कि वाग्भट में कुल कितने गणों का उल्लेख है, मतलब हृदय के अंदर कितने गणों का उल्लेख है। तो 33 गणों का उल्लेख है, ये बिल्कुल याद रखोगे आप। तो सुश्रुत में 37 गण, हृदय के अंदर 33 गण, और संग्रह के अंदर 25 गण है, और 45 महाकषाय है। नेक्स्ट देख रहे हो, संग्रह हो चाहे हृदय हो, इनके अंदर 3 गण ऐसे आए हैं जो कहीं और नहीं देखने को मिलते। एक है पद्मक आदिगण, एक असन आदिगण, और एक है वत्सक आदिगण। तो हम याद रखते हैं कि वत्स के पग आसन के ऊपर रखे हैं, मतलब वत्स है तो उसके पग जो है वो आसन पे है। जैसे कृष्ण भगवान कहते थे ना अर्जुन को, हे वत्स हे वत्स। तो वत्स के पग, वत्स यानी वत्सक आदिगण, पग यानी पद्मक आदिगण, आसन पर यानी असन आदिगण। तो ये तीनों विशिष्ट हैं, क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, बिल्कुल याद रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बेटा ये बताया हुआ है कि कौन से द्रव्यों के अंदर किन महाभूत की प्रधानता होती है। तो आपको याद रखना है, इस पे भी सवाल कभी कभी आते रहते हैं, मगर पहले मेरे एक दो सवाल का जवाब दे दोगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रिम्पी, रिम्पी, यस सर। बेटा ग्राही द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता होती है? ग्राही द्रव्य, इशिका। अग्निमा। अग्नि महाभूत। आर्यन, स्तंभन द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता होती है? सर उसके सही बोल रहे थे। बात है सर। वात की। बात की। परेशान, ठीक है बेटा, परेशान नहीं हुआ करो, जब सवाल पूछता हूँ हल्का सा रुक के सोचो, जवाब दो, है ना, परेशान नहीं होना है। सही जवाब दे रहे थे तो परेशान नहीं होना है। देखो चलो आगे, तो अब देख लोगे आगे क्या लिखा है, चलो यहाँ पे। तो ये आपको पीछे मैंने वहां पढ़ा है, ये वायु के टाइम पे, है ना, कि जो स्तंभन द्रव्य होते हैं उनमें वायु महाभूत की प्रधानता, और जो ग्राही द्रव्य होते हैं उनमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। अब यहाँ देख लोगे आप, यहाँ लिख रहे हैं जीवनीय, भेदनीय और विरेचन द्रव्यों में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। जीवन देने वाले द्रव्य जो है जीवनीय द्रव्य, भेदनीय द्रव्य भेदन करने वाले, शारंगधर का जो उदाहरण पूछा आपसे मैंने, कुटकी बताया वो, और विरेचन द्रव्य। ठीक है, विरेचन यानी रेचन द्रव्य, इसमें त्रिवृत पढ़ते हैं हम लोग। तो इनके अंदर जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। एक बात। दूसरे यहाँ लिखे हुए हैं शोथ जनन, ठीक कर लोगे शब्द ये, शोथ जनन है, ये शोथ उत्पन्न करने वाले। तो शोथ जनन द्रव्य, लेखन द्रव्य, और वामक द्रव्य, इसको हटा दो, शोधन हटा दो आगे से, क्योंकि शोधन में तो दोनों आ जाएंगे, फिर वमन भी आ जाएंगे, विरेचन भी आ जाएंगे, है ना। तो शोथ जनन, लेखन और वामक द्रव्य, इनके अंदर वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। वायु और अग्नि महाभूत, शोथ जनन, लेखन और वमन द्रव्य। ठीक है, एक मिनट बेटा। कि जीवनीय, भेदनीय और विरेचन द्रव्यों के अंदर जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। शोथ जनन और लेखन द्रव्यों के अंदर, वामक द्रव्यों के अंदर वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता। संशमन द्रव्यों के अंदर आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। इसका उदाहरण बहुत पूछा जाता है, सामने लिख भी लो, लिखो गुडूची, गुडूची। ठीक है, आकाश महाभूत की प्रधानता संशमन द्रव्य, तो इसका उदाहरण है गुडूची। नेक्स्ट है स्तंभन द्रव्य और दीपनीय द्रव्य, इनमें वायु महाभूत की प्रधानता होती है। स्तंभन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और दो शब्द एक साथ लिए जाते हैं, दीपन पाचन। तो सिंपल से याद रखो बात, कि दीपन में वायु है और पाचन के अंदर अग्नि है। ठीक है, तो स्तंभन और दीपनीय द्रव्य दोनों में वायु महाभूत की प्रधानता है, और पाचनीय द्रव्यों में अग्नि महाभूत की प्रधानता। और नेक्स्ट देख रहे हो ग्राही द्रव्यों में अग्नि महाभूत की प्रधानता। अब सुश्रुत ने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस किया है। क्या डिफरेंस किया? उन्होंने ग्राही के बदले वर्ड यूज किया संग्राही, यहां देख पा रहे हो संग्राही, और महाभूत अग्नि की जगह कह दी इसके अंदर वायु। ठीक है, तो बिल्कुल पलट दी बात। इसी तरह दीपन द्रव्यों के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अभी कि दीपन में होती है वायु और पाचन में होती है अग्नि। इन्होंने क्या किया, दीपन द्रव्यों में अग्नि महाभूत की प्रधानता बता दी। तो ये डिफरेंस किया है सुश्रुत ने, याद रखोगे। ठीक है, ग्राही को संग्राही नाम से लिख के अग्नि की जगह वायु लिख दी। इसी तरह दीपन द्रव्यों के अंदर वायु की जगह अग्नि लिख दी इन्होंने। नेक्स्ट आ जाएंगे व्यवायी द्रव्य। व्यवायी द्रव्यों में वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। व्यवायी द्रव्य, तो वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता। सुमित ज्वाइन हुए नहीं हुए?
हो गया ना? सर हो गया, बट थोड़ा सा रह गया वो पीछे। चलो कोई बात नहीं, अब बता दूंगा बाद में इसको, कोई बात नहीं। तो ये थे आपके सारे के सारे जो द्रव्य हैं, उनमें किस महाभूत की प्रधानता है। और मुझे लगता है यहां से शायद आपका हो चुका है कॉमन टिप्स, जैसा आप बता रहे थे। क्लियर ना? यस सर। चलो तो आगे आ जाओ, जल्दी से चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ। सिलेबस काफी है आपका बेटा, कवर करना है ना? स्लो नहीं चल सकते बहुत ज्यादा, देखोगे। तो नेक्स्ट आता है बेटा चैप्टर नंबर 5, चरक सूत्र 5। चैप्टर का नाम है मात्रा शीति अध्याय। ठीक। शुरू में ही एक रेफरेंस लिखा हुआ है कि चरक सूत्र 5 के अंदर स्वस्थ व्रत का उल्लेख है, और चरक सूत्र 8 के अंदर सद्व्रत का उल्लेख है। ये क्या है? स्वस्थ व्रत होता है कि आप किस तरह अपनी लाइफ को जियोगे, सुबह उठोगे, क्या काम करोगे, दोपहर में क्या, रात में क्या, इस तरह वाली बातें। तो वो सब आ जाती हैं स्वस्थ व्रत के अंदर। और दूसरा है सद्व्रत। सद्व्रत क्या होता है? कि आपको ये नहीं करना चाहिए कि मतलब बड़े लोगों का अपमान मत करो, पूजा में ये काम मत करो, मंत्रों को बीच में मत रखो। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो सब सदव्रत के अंदर आ जाती हैं। ठीक है? तो रेफरेंस कोई पूछे तो स्वस्थ व्रत सूत्र 5 के अंदर और सदव्रत सूत्र 8 के अंदर। ठीक। यही लिख रहे हैं, सुश्रुत ने स्वस्थ व्रत का वर्णन 2 जगह किया है। सुश्रुत चिकित्सा 24 और उत्तर तंत्र 64। चैप्टर के नाम भी लिखे हैं, देखना चाहो तो। अनागत बाधा प्रतिषेधी अध्याय, और 64 नंबर है उत्तर तंत्र का स्वस्थ व्रत विज्ञान। है सवाल नहीं आते तो इतना जरूरत नहीं है। कह रहे हैं यहीं पे 64 नंबर चैप्टर के अंदर ही इन्होंने द्वादश अशन प्रविचारणाएं बताई हैं। 12, याद रखना नंबर 12 अशन प्रविचारणाएं। ये जरूरी चीज है, आगे बात करेंगे। द्वादश अशन प्रविचारणाएं। 10 औषध काल बताए हैं, यानी मेडिसिन लेने के 10 टाइम। तो हमारे यहाँ पेशेंट को सोच के मेडिसिन देने की बात आई है कि देखना है किस प्रकार का रोगी है, कौन सी वायु की दृष्टि है, उसी हिसाब से मेडिसिन देते हैं। 10 औषध काल आए हैं। प्लस ऋतुचर्या का वर्णन भी वही किया, कह रहे हैं ऋतुचर्या भी उल्लेख है वहां पे। और देख लोगे, ऋतुचर्या का उल्लेख इन्होंने सूत्र 6 में भी किया है। चरक ने भी और सुश्रुत ने भी, दोनों ने सूत्र 6 में किया है। सुश्रुत ने वहां भी किया है 64 नंबर चैप्टर के अंदर, उत्तर तंत्र 64 ऋतुचर्या, और सूत्र 6 में भी किया है। चरक की बात करें, चरक ने सूत्र 6 में किया है। ठीक। यही लिखा है संग्रह ने सूत्र 4 में किया है, हृदय ने सूत्र 3 में किया है। आपके लिए जरूरी बात नहीं है, आप बस इतना याद रख लो कि सुश्रुत के अंदर स्वस्थ व्रत का उल्लेख 2 जगह आया, और इसी तरह ऋतुचर्या का उल्लेख भी 2 जगह आया है। इतना चाहो तो याद कर सकते हो। आगे चलेंगे। इस चैप्टर का पहला श्लोक काम का हमारे, तो श्लोक नंबर 3 है। तो कह रहे हैं आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी। आहार की मात्रा जो है अग्नि बल के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी अग्नि कितनी है उतना आपको भोजन लेना चाहिए। ठीक है? आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो अन उपहत्य प्रकृति यथा कालम जराम गच्छति। श्लोक नंबर 4 आपकी बुक्स में। तो कह रहे हैं जो हमारी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए। प्रकृति मतलब कि पता चला कि कोई बच्चा है, वो खूब हंसता खेलता है, लेकिन आज कुछ ऐसा खा लिया, इतना ज्यादा खा लिया कि आज चल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी प्रकृति में बाधा उत्पन्न होगी। क्लियर? और यथा कालम जराम गच्छति, कि जो टाइम है भोजन के डाइजेस्ट होने का, उतने टाइम में डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि अभी मेरा पचा नहीं है, कल का खाया हुआ। अभी लोग कह देते हैं इतना ज्यादा खाने के बाद। तो ये आहार की मात्रा है। कह रहे हैं कुछ लघु द्रव्य होते हैं, कुछ गुरु द्रव्य होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लघु द्रव्यों के अंदर वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, तो ये अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं लघु द्रव्य। और जो गुरु द्रव्य होते हैं उनमें जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, ये अग्नि को कम करने वाले होते हैं। एरो लगाना रह गया, लिख लेना। अग्नि को कम करने वाले, मतलब संशमन करने वाले, ऐसा समझ लो। ये होते हैं गुरु द्रव्य। ठीक है? तो देखो, अब चिकित्सा की बात आगे लिखी हुई है कि एक स्थूल व्यक्ति, एक कृश व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति है मोटा है, वजन ज्यादा है, और एक व्यक्ति का वजन कम है। इनको आपको चिकित्सा से ठीक करना है। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा, स्थूल है कोई तो उसको क्या करोगे? कर्षण करोगे, वजन घटाना है उसका। और कोई कृश है तो वहां क्या कराओगे? उसका भ्रंगण कराओगे, उसका वजन बढ़ाओगे। ठीक है? हमारी शायद कल बात हुई थी कि किसी व्यक्ति में धीरे धीरे ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो जाए कि उसका वजन कम हो जाए, तो उसमें कैसा संतर्पण कराओगे? सद्या संतर्पण या धीमे धीमे संतर्पण कराओगे उसका? धीरे धीमे धीमे। धीमे धीमे से किसी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो गया है तो वहां कैसा कराओगे संतर्पण? सद्या इमरजेंसी। सद्य सर बोलो। सद्य संतर्पण सद्य होगा वाला। वहां। ठीक है ना? तो ये लॉजिक शायद हमारी बात हुई थी कि अगर एकदम से कोई कंडीशन डेवलप हुई है तो वहां पे सद्य संतर्पण कराते हैं। ठीक। अगर स्लो स्लो कोई कंडीशन डेवलप हुई है तो वहां स्लो स्लो संतर्पण कराते हैं। तो ये बात याद रखोगे। तो खैर वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो स्थूल व्यक्ति में कर्षण कराना है, कृष के अंदर भ्रंगण कराना है। तो कह रहे हैं कर्षण कैसे कराओगे?
तो आपको वहां देने हैं गुरु द्रव्य, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो अपतर्पण करने वाले हों। तो ऐसी चीजें देनी है डाइजेस्ट होने में टाइम बहुत लगता हो, लेकिन फिर भी उसके शरीर को लगे ना। ऐसा नहीं कि टाइम लग रहा है तो बहुत हैवी चीजें हैं, पचने में भारी हैं, तो लगेंगी भी अच्छे से शरीर को, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जो क्रश व्यक्ति है उसको देना है लघु आहार, कि बेचारा जल्दी से पचा सके, है ना, लेकिन फिर भी उसका संतर्पण करने वाला हो, क्योंकि इसकी अग्नि ज्यादा नहीं होगी क्रश व्यक्ति की। और जो स्थूल है उसको और भूख लगती है, उसकी अग्नि ज्यादा है, उसे गुरु आहार देना है कि भूख ना लगे जल्दी से उसको। तो याद रखेंगे, सवाल आता है स्थूल की चिकित्सा तो गुरु अवतर्पण आहार से, और क्रश की चिकित्सा लघु संतर्पण आहार से। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कैसे लेना चाहिए भोजन, के गुरु भोजन खा रहा है कोई व्यक्ति, मान लो आज की उड़द खा रहा है, राजमा खा रहा है, तो कितना खाना है। तो त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम व, कि अपना जितनी भूख है, कह रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा या आधा हिस्सा जो है भर लेना चाहिए भोजन से, उससे ज्यादा नहीं खाना है गुरु द्रव्य खाओ तो। और लघु द्रव्य खाओ तो कह रहे हैं ना अति सोहित्यम, कि उसको खा तो सकते हो अच्छे से, लेकिन वहां भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा भर के नहीं खाना है। तो अगेन कोई खास बात नहीं है, नेक्स्ट चलेंगे। चरक विमान दो, वहां पे कुक्षी के 3 भाग करने को कहा गया, कि भाई जब खाने बैठते हो सोच लो कि मेरी कुक्षी के 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो अगर 3 रोटी की भूख लगी है आपको, तो कह रहे हैं 3 नहीं खानी है, सिर्फ एक ही रोटी खाओ, मतलब एक भाग अन्न से भरो, एक भाग खाली छोड़ दो लिक्विड के लिए, कि पानी वगैरह जो पीना है, और एक भाग खाली छोड़ दो बिल्कुल, कि वायु वगैरह का संचरण जो है प्रॉपर हो सके। तो कुक्षी के 3 भाग सोच के एक ही हिस्सा आपको अन्न से भरना है। नेक्स्ट है काश्यप। काश्यप कह रहे हैं कि नहीं, कुक्षी के 4 भाग करो आप, 2 भाग तो अन्न से भर लो, मतलब 50% अन्न से भर लो, कि सपोज करो 4 रोटी की भूख है, तो क्या करना है, 2 ही रोटी खानी है। क्लियर। एक रोटी की जगह खाली छोड़नी है लिक्विड पार्ट के लिए, और एक रोटी की जगह खाली छोड़नी है वायु आदि के संचरण के लिए। तो ये काश्यप का लॉजिक है। तो चरक का चैप्टर ही है त्रिवेद कुक्षी अध्याय, तो उन्होंने 3 हिस्से करने को कहा है, काश्यप ने 4 हिस्से करने को कहा है। सुश्रुत की अगर बात करें, कह रहे हैं गुरु द्रव्य अर्ध सोहित्यम, कि आधा पेट भर के खाने चाहिए। ठीक है, गुरु द्रव्य अर्ध सोहित्यम। और लघु द्रव्य तृप्ति होने तक खा सकते हो, जब तक मन ना भर जाए तब तक लघु द्रव्य खा सकते हो। आर्यन, चरक सूत्र 16 चैप्टर का नाम क्या है? बात गलत है। और कोई? सब प्रवृत्ति अध्याय। चिकित्सा प्रवृत्ति अध्ययन। चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। ठीक है, तो नींद वगैरह अगर आएगी तो मैं सवाल बीच में पूछ लूंगा, तो इसलिए कैमरा ऑन रखो, बार बार कहना पड़ रहा है, मैं कल कहूंगा नहीं इस बात को, मैं आज ही बता रहा हूँ ये बात, कल मैं कहूंगा नहीं। दिखाई दोगे तो मुझे पता रहेगा क्या कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। सुश्रुत ने गुरु द्रव्य कहा है कि अर्ध जो इतने आधा पेट भर के खाने हैं, और लघु द्रव्य जो है वो तृप्ति होने तक ले सकते हो, जब तक ऐसा ना लगे कि हाँ सेटिस्फेक्शन हो गया, खा लिया अच्छे से। गुरु आहार द्रव्य, तो उनके उदाहरण लिखे हैं कुछ यहाँ, जैसे तंडुल और प्रथुक। तो आपको इसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तंडुल और प्रथुक नाम ही देख लो बस। तो ये खाने को मना हुए हैं स्पेशली, कि खाना खाने के बाद इनको कभी नहीं खाना चाहिए, कि बड़े गुरु होते हैं, बहुत हैवी द्रव्य हैं, आपने जो खाया है उसको डाइजेस्ट करने में काफी मेहनत लगने वाली है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, ऊपर से कुछ गुरु आहार खा लिया इस तरह का, तो कह रहे हैं इनको नहीं खाना चाहिए कभी भी भोजन के बाद। क्लियर, तंडुल और प्रथुक, ये चेवड़ा वोड़ा जो होते हैं वो उनकी बात है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अच्छा फिर ये तो खाने नहीं है, कौन से द्रव्य ऐसे हैं जो कभी भी खाए जा सके, या जिनका अभ्यास करना चाहिए कि हाँ लाइफ में उनको ज्यादा यूज करना है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए, ये अच्छे द्रव्य हैं सभी के लिए जनरली, जैसे षष्ठी, शाली, मुदग, सैंधव नमक, आंवला, यव, अंतरिक्ष का जल, दूध, सर्पी और मधु। कह रहे हैं ये द्रव्य सभी के लिए अच्छे हैं। तो बाकी तो छोड़ो, नॉर्मल चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ देखोगे यव, तो यव को अच्छा बताया गया है। ठीक है, और एक होता है बेटा यवक, यवक के लिए लिखा हुआ यवकाश्चा ना शीलियत, ना यहाँ ना वर्ड है बीच में, तो याद रखना यव अच्छा होता है और यवक अच्छा नहीं होता है, उसका शीलन करने को मना किया है। शीलन यानी अभ्यास, इसका मतलब भी लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि शीलन से क्या समझते हो। शीलन यानी अभ्यास करना, लगातार उसी को फॉलो करना, उसको बोलते हैं शीलन करना। क्लियर। तो ये द्रव्य अच्छे हैं, प्लस यहाँ वाग्भट के अनुसार भी लिखा हुआ है कि ये द्रव्य भी आप खा सकते हो लगातार यूज में। गोधूम यानी गेहूं, शर्करा, त्रिफला, मधु और सर्पी, यहीं पे लिख लोगे एरो बना के कि ये वाला जो योग है त्रिफला मधु सर्पी, ठीक है, संध्या के समय, शाम के समय अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये नेत्र रसायन की तरह काम करता है। लिख लोगे नेत्र रसायन, संध्या में प्रयोग
नेत्र रसायन त्रिफला के साथ मधु सर्पी अनइक्वल अमाउंट में। कभी भी मधु और सर्पी को बराबर मात्रा में नहीं लेते, ये बात ध्यान रखना। वो जहर का यानी विष का काम करता है। सर एक कंफ्यूजन था बोलो। इसमें। अभ्यास योग्य आहार में सेंधव है, हाँ पर हाँ। चरक पे कहता है कि क्षार पृथ्वी लवण ये लंबे समय तक नहीं सेवन करने चाहिए। हाँ, लंबे समय तक नहीं सेवन करने चाहिए, लेकिन वो एक जनरल स्टेटमेंट है। लवण कई तरह के हैं, मैं ही आपको पढ़ाता हूँ कि 6 लवण पढ़ाता हूँ। तो वहां बाकी लवण की मेनली बात है, सैंधव नमक को तब भी थोड़ा अपवाद के स्वरूप में लिया गया है। ठीक है। बाकी तो आप देखोगे, आप जितने लोगों से बात करोगे, लोग ये कहते हैं कि भाई नमक छोड़ दो और मीठा छोड़ दो अगर जीवन में स्वस्थ रहना है। तो वो फैक्ट है कि नमक का प्रयोग कम ही करना चाहिए, ना के बराबर ही करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जो है वो बाकी नमक के लिए है, सैंधव के लिए नहीं है ना। उसमें वही है कि एक बात मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, कि जब सरदार चुनना था ना, एक वो कहानी है कि तो अंधे थे सारे लोग, तो उन्होंने किसको चुना? काणे को चुना। तो काणे को इसलिए चुना कि वो काणा बेहतर नहीं था, ऐसा नहीं था, काणा सबसे अच्छा था। मतलब ये था कि हम तो सारे अंधे हैं ना, कि काणा चलो हमसे बेहतर है, उसको दिखाई तो दे रहा है कम से कम। ठीक है, तो वही वाली कहानी है यार, जब खराब चीजें हो बहुत सारी, तो उनमें भी एक अच्छा तो निकालना ही पड़ता है ना। मेरी बात समझ रहे हो? कि आपके आसपास जहाँ आप रहते हो, सपोज करो कोई डॉक्टर ना हो अच्छा, कोई हो ही ना अच्छा डॉक्टर, आप जानते हो पूरे शहर में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई बीमारी आ गई अब जाना ही है, तो आप चुनोगे इनमें से भाई चलो ठीक है यार, वो थोड़ा ठीक है उसके पास चलते हैं। तो वही चीज है। ठीक है, तो सैंधव को इस तरह थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। खैर आगे आ जाओ वापस। और अगली एक चीज मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, जो यहाँ लिखा है यह है बेटा शास्त्रोक्त। जो लिखा है उसको वैसे याद कर लेना, उस पर शंका नहीं करनी। आगे चल के बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि नरक मिलता है, ऐसा है वैसा है, तो शंका उनका नहीं करनी। जो लिखा है वो पत्थर की लकीर, उसे याद कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस में चीजें बदल जाती हैं। आगे आ जाओगे। अभ्यास ना करने योग्य चीजें क्या है? और इसके अलावा एक तो गुरु द्रव्य मना कर दिए कि भोजन के बाद तो कभी खाने नहीं है। फिर यहाँ कुछ और द्रव्यों के नाम है। वल्लूर, बहुत बहुत जरूरी एग्जाम में सवाल आ चुका है कि वल्लूर से आप क्या समझते हो। तो वल्लूर कहते हैं सूखे हुए मांस को। ठीक है, तो बहुत जगहों पे ये बेचा जाता है सूखा हुआ मांस, विदेशों में तो जहाँ जैसे अब कई कंट्रीज हैं वहां तो देखोगे मिलता यही है, क्योंकि वहां फ्रेश कुछ है नहीं। कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आइस ही रहना है, जैसे नॉर्वे है मान लो, या और बहुत देश है। तो वल्लूर यानी शुष्क मांस, इसका सेवन नहीं करना। शुष्क शाक, शालुक, बिस, क्रश पशु पक्षियों का मांस, कूर्चिका, किलाट घर में जो बना लेते हो, कि कढ़ाई में जो है जला जला के देखा होगा, महिलाएं बड़े शौक से खाती हैं उसे, फिर बना के देखो, तो वो चीजें मना कर रहे हैं, नहीं खानी है। शोकर, गव्य, महिषी मांस, इन मांस को मना कर रहे हैं। गाय का मांस है ना, सुअर का मांस, भैंस का मांस, इनको मना कर दिया। मछली, दही, मांस, उड़द, इनका सेवन मना कर रहे हैं। और यवक तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो याद रखना, यव और यवक अलग अलग शब्द हैं। यव का बताया गया है शीलन करने को, और यवक मना है। ठीक है, कारण इन सबका दे रखा है कि ये सारे द्रव्य भी ज्यादातर गुरु हैं इनमें से, तो इसलिए नहीं खाना है। नेक्स्ट देखोगे, वाग्भट कह रहे हैं कि चक्षु जो है सभी इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय है, कि लोक व्यर्थ हो जाता है, सारी सृष्टि शून्य हो जाती है ना, रात्रि के समान, यदि किसी के नेत्र ना हो। तो इसीलिए इन्होंने रात्रि के समय खाने के लिए, संध्या के समय खाने के लिए त्रिफला प्लस मधु सर्पित वो नेत्र रसायन बता दिया, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, चरक अपना जो स्वस्थ व्रत स्टार्ट करते हैं कि लाइफ कैसे शुरू होनी चाहिए मॉर्निंग से, तो वो स्टार्ट करते हैं अंजन के साथ। तो सबसे पहले जो इन्होंने उल्लेख किया है वो अंजन का किया है। अगर आप बुक देख रहे होगे अपने, तो ये बेटा श्लोक नंबर आता है 15। तो इसके 15 नंबर श्लोक से स्वस्थ व्रत शुरू है इनका। तो वहां पे बात सीधा अंजन के बारे में आई है। सुश्रुत जो दिन स्टार्ट करते हैं वो दातून के साथ करते हैं, सबसे पहले दातून करने की बात की है। और वाग्भट कहते हैं कि पहले उठ जाओ, सारे काम बाद में, यंजन वंजन मेकअप वेकअप करना बाद में कर लेना, पहले उठ तो जाओ। तो वाग्भट पहले उठते हैं, सुश्रुत दातून करने लगते हैं बिस्तर पे ही, और चरक जो है ये अंजन लगाना शुरू कर देते हैं कि आँख खुल गई, चलो किसी को पता नहीं चलेगा, ड्यूटी करने चलते हैं, अंजन अंजन लगा लेते हैं, बढ़िया। आगे देखिए, चरक का सुविरांजन श्रेष्ठ है, याद रखना। चरक का कौन सा अंजन श्रेष्ठ है, सुश्रुत का कौन सा अंजन श्रेष्ठ है? तो चरक का सुविरांजन श्रेष्ठ है। ठीक है, और सुश्रुत का भी चाहो तो लिख लो यहाँ, अगर लिखा नहीं है तो लिखा ये रहा है, सुश्रुत, उनका श्रोतांजन श्रेष्ठ है। ठीक है, सुश्रुत के नाम से भी मैच करता है, अगर देखोगे सुश्रुत, श्रोत, एक जैसे वर्ड लगते हैं सुनने में, सुश्रुत और श्रोत ऐसा करके। तो सुश्रुत का श्रोतांजन श्रेष्ठ है। खैर आगे देखिए, तो सोविरांजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए, कह रहे हैं श्रेष्ठ होता है चरक का। दूसरा रसांजन, जिसको हम लोग श्रवणांजन भी कहते हैं, जिससे आंखों से श्राव होता है बहुत ज्यादा, यानी क्लीनिंग करने के लिए मेनली मान लो, आंखों के लिए।
वो इस्तेमाल जो करते हैं, उसके लिए कहा कि 5 या 8 रात्रि पे इस्तेमाल करना है, कि डेली नहीं यूज करना है इसको, कि आज यूज कर लिया 5 रात्रि के बाद या 8 रात्रि के बाद ऐसे यूज करना है। एग्जैक्ट याद रखना, 5 या 8 रात्रि। ठीक, जैसा लिखा है यहाँ। सुश्रुत का सिंधु देश का श्रोतांजन श्रेष्ठ है। अष्टांग हृदय की अगर बात करें, उन्होंने रसायन के लिए लिखा कि उसको 7 रात्रि में यूज करना चाहिए। तो चरक का 5 या 8 रात्रि है, अष्टांग हृदय का 7 रात्रि है, रसांजन या श्रवणांजन। चरक चक्षु को तेजो में कहा, कि नेत्र जो है वो तेज का स्थान है ना। आपने सुना भी होगा कि उसके नेत्र जो है वो सूर्य की तरह दिदीप्यमान थे, ऐसी बड़ी उपमा दी जाती है लोगों को, कि सूरज की तरह चमक रहे थे उसके नेत्र गुस्से से उस समय। तो चक्षु जो है तेजोमय है। तो इसको श्लेष्मा से विशेष भय है, क्योंकि श्लेष्मा क्या है, वो जल है, श्लेष्मा की उत्पत्ति जल से होती है। ठीक है। तो आप आगे चलकर भी पढ़ोगे शालाक्य के अंदर, वहां आपसे पूछा जाएगा कि नेत्र रोगों का मेन कारण इनमें से किसको माना गया है। तो अभिष्यंद हम लोग आंसर लगाते हैं, अभिष्यंद, है ना, उसमें भी कफ दोष है मेनली, मतलब। तो याद रखोगे। तो तेज में होते हैं चक्षु हमारे, श्लेष्मा से विशेष भय है। वो सारी चीजें जो श्लेष्मा को हरने वाली हैं, तो वो नेत्रों के लिए अच्छी हैं। तो श्लेष्म हर कर्म हितकर होता है। आगे चलिए। चक्रपाणी, चरक के टीकाकार, वो कहते हैं कि सोविरांजन नित्य प्रयोग करना चाहिए, जो चरक ने भी कहा। और कह रहे हैं श्रवणांजन का प्रयोग वमन कर्म की तरह पूर्वाहन में कराना चाहिए। तो वमन जो हम लोग कराते हैं ना, वो पूर्वाहन में कराते हैं, सुबह सुबह कराते हैं, अर्ली मॉर्निंग। तो वही चीज कह रहे हैं कि श्रवणांजन उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि दिन में सूरज की रोशनी में नहीं जाना है, तो अर्ली मॉर्निंग करा लेना है जिस समय सूरज नहीं निकला है। ये चक्रपाणी की बात है। नेक्स्ट देखोगे, धूमपान। धूमपान, तो इसको धूम्रपान नहीं समझोगे वो वाला, स्मोकिंग वाला। ये धूमपान है, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो इसके टाइप हैं, वो सब काफी कुछ बातें हैं, आगे देखेंगे। फिलहाल चलो शॉर्ट में जो लिखा है इसको देख लेते हैं। कि चरक ने सर्ज रस का प्रयोग बताया, कहाँ, प्रायोगिक धूमपान में। देखो धूमपान के 3 टाइप हैं, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक यहाँ लिखा है प्रायोगिक धूमपान, एक लिखा है स्नेहिक धूमपान, और एक तीसरा होता है व्रेचनिक धूमपान। 3 होते हैं, ठीक। व्रेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। तो इनमें से कह रहे हैं कि चरक ने सर्ज रस का प्रयोग प्रायोगिक धूमपान में बताया, और सुश्रुत ने सर्ज रस का प्रयोग स्नेहिक धूमपान में बताया। याद कैसे रखना है, देखो वही ट्रिक काम करती है हमारी। सा से सुश्रुत, सा से स्नेहिक धूमपान। तो सुश्रुत ने सर्ज रस को रखा स्नेहिक धूमपान में। बोलो, किस आचार्य ने सूतिकागार को रिष्टागार कहा है? सुश्रुत। 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 ठीक है। और किसने आतुरालय को कहा है अरिष्टम या रिष्टागार? काश्यप। 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 ठीक है, तो याद रखेंगे। काश्यप। ठीक है बेटा। तो इसको याद रख लोगे, चरक सर्ज रस का प्रयोग प्रायोगिक धूमपान के अंदर, और सुश्रुत ने स्नेहिक धूमपान में। तो चरक का भी ऐसे याद रख लेते हैं कि चरक ने सर्ज रस का प्रयोग किया, कहाँ, प्रायोगिक के अंदर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग का मतलब ही होता है एक्सपेरिमेंट करना। तो वहां एक्सपेरिमेंट किया। तो धूमपान में एक वर्ती बनाई जाती है बेटा, तो उसका बता रहे हैं वर्ती, मतलब जैसे पूजा में धूप बत्ती इस्तेमाल करते हैं ना, तो वैसे ही समझ लो कि वर्ती बनाई जाती है। तो वो कैसी होती है, तो देखने में कह रहे हैं यव सन्निभम, यव के जैसी। 8 अंगुल उसकी लंबाई है, अंगूठे के समान उसकी मोटाई है। तो यव सन्निभम, 8 अंगुल लंबी और अंगूठे के समान मोटी। वाग्भट कह रहे हैं जब ये बनाई जाती है तो इसके ऊपर लेप किया जाता है। ठीक है, तो 5 बार लेप का विधान बताया उन्होंने। कपड़ा मिट्टी करी जाती है, तो 5 बार लेप है, कोई खास बात नहीं है। सुश्रुत देखोगे, उन्होंने कहा है कि 12 अंगुल की एक लकड़ी लेते हैं, सरकंडे की लकड़ी, ऐसा उन्होंने लिखा है, और उसमें से 8 अंगुल के ऊपर लेप करते हैं। तो कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि 8 ही अंगुल है जो हमें यूज करना है। तो वही बात बार बार आई है, तो आप इतना याद रखोगे कि वर्ती जो बनानी है वो यव के जैसी हो, 8 अंगुल लंबी हो, अंगूठे के समान मोटी हो। इतना याद कर लो, यही मेजर बात है इसमें याद करने वाली। आगे देखिए, स्नेहिक धूम में मधुच्छिष्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब वही वैक्स या मोम का प्रयोग। पीछे आपने देखा था, बोलो किस शूल में इस्तेमाल कर रहे थे, या किस रोग में इस्तेमाल कर रहे थे मधुच्छिष्ट वाला लेप? वात वातरक्त। वातरक्त। वात्रक। ठीक है, तो वो याद रखना, वातरक्त स्पेशली। तो यहाँ कह रहे हैं स्नेहिक धूमपान के अंदर मधुच्छिष्ट का प्रयोग करते हैं। तो वैसे भी जो वैक्स होता है, अगर देखोगे दूर से तो ऐसे लगता है कि जैसे घृत हो या कोई चिकनी चीज हो, चिकना होता भी है, तो उस तरह सोच सकते हो। शिरोवैराचनिक धूम के अंदर श्वेता, ज्योतिषमती, हरताल, मनहशिला, तो ये बेटा तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं। शिरोवरेचन कराना है, यानी नासा से श्राव होंगे, तो तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग होगा। आकाश, श्वेता और ज्योतिषमती, पीछे आपको पढ़ाया है मैंने। आचार्य चरक ने फलिनी और मूलिनी द्रव्यों का उल्लेख किया है। तो बोलो फलिनी में आते हैं ये या मूलिनी के अंदर आते हैं? सर ये मूलनी में आते हैं।
मूलिनी में आते हैं। और फलिनी में कौन सा आता है जी फिर? सर। वो सर, उसमें सेम गले की ड्रग है वो ज्योतिषमती है। ज्योतिष में तो लिखा ही है क्यों? यहाँ, श्वेता ज्योतिषमती। वो अच्छा, ये सर ध्यान नहीं आ रहा। चलो पहले तो कोई ये ठीक कर दो, इसका आंसर क्या है, मतलब ठीक मतलब आंसर क्या है ये बता दो। बोलो भाई। हम्म। मूली है ये। मूली नहीं है। ये मूलिनी है फलिनी है? सर ये मूली मूली नहीं है, है सर, मूली ठीक है। नहीं है। और फलिनी में एक फलिनी जो में है, ये सर मूली नहीं है। अपामार। अपामार। फलिनी में ठीक है। अपमार हाँ अपमार कहते हैं ठीक है फलिनी बेटा। में। अब जो दूसरा सवाल करूंगा उसका जवाब बस वो देंगे जिससे पूछा जाएगा, बाकी लोग नहीं देंगे दूसरे सवाल का जवाब। सुचिता, यस सर। स्टाफ ट्री कौन सा है? स्टाफ ट्रिप सर, पिल्लू। कौन सा? कुपिलू? स्टाफ ट्रिप। और कोई? नहीं सर, स्टाफ। और कोई? रोहित नहीं है यहाँ पे? नहीं है। आप सब लोग नए वाले हो, चलो। ज्योतिषमती का ही होता है, मतलब मेमोरी से बोल रहा हूँ, इसी का नाम होता है और जरूरी है, देख लेना। ज्योतिषमती का ही नाम है। तो बॉटनिकल नेम है, फिर कह रहा हूँ बेटा आपका काम है, आपको याद करना है, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे। ठीक, आगे देखो, चलो फिलहाल अभी। तो शिरो विरेचन द्रव्य जो होते हैं उनके उदाहरण में श्वेता, ज्योतिषमती, हड़ताल। सर हाँ इसको बोलो। क्या क्या बताया था आपने भी, स्टाफ ट्री? स्टाफ। ठीक है। चलो आज का टाइम क्लास का फिनिश हो रहा है, सेशन का टाइम क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो कल से हम लोग यही करेंगे, और जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 चैप्टर के बाद बिल्कुल ये व्यवस्था कर दूंगा मैं कि पहला सेशन किसी और चीज का होगा, दूसरा किसी और चीज का होगा, प्लस ये भी जान लेना 10 तारीख के बाद आपको ये भी बता दूंगा कि आपके क्वेश्चन आंसर भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक सेशन उसका कर लेंगे। किस टाइम करेंगे वो शाम में थोड़ा जल्दी कर लेंगे, वो कंपलसरी नहीं रहेगा मगर मेरी कोशिश होगी सब लोग अटेंड करना उसको। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो वो सेशन करेंगे, वो शाम को कुछ 7, 7:30, 8 के आसपास कर लेंगे। तो वो आप लोग को भी ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना किया इसको याद करो, कल याद होना चाहिए सारा। और वो लेक्चर वगैरह दे रखे हैं उनको कवर कर लो। ठीक, थैंक यू। कल मिलते हैं।